जय हिंद जय बिहार। देखिए ये चैप्टर कविता कहानी का है, गद्य खंड है। पहला खंड दे चुके हैं, दूसरा में है विष के दांत। नलिन विलोचन शर्मा। लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता और माता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनकी स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे किन किन कॉलेजों के प्राध्यापक रहे? वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे और हिंदी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। नलिन विलोचन शर्मा अपने आखिरी वक्त के समय में भी किस विभाग के अध्यक्ष थे? सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहते हुए और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को उसी पद पर बने रहे थे। नलिन जी की रचनाओं के नाम लिखे। नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, हिंदी अन्यास में विशेषता, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार एवं नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन की प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्नी स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संग्रहित है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी विष के दांत का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यवर्गीय अनंत विरोधों को उजागर करना है। जहां एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा उनके तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुल परिणामों को उभारती है। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की वानगी पेश करती है। कहानी का शीर्षक विष के दांत इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसी विष के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियां उपेक्षित हो जाती हैं, मदन मार खाता है तथा गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग भेद का आधार का वर्णन करें। सेन साहब के परिवार में लड़कियां एवं लड़कों के पालन पोषण के अलग अलग नियम थे। 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा दी जाती और खोखा पुत्र के लिए अलग, क्योंकि वह नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। लड़कियों को अपने ढंग से तालीम सिखाई गई थी। उनके खेलने कूदने तथा बोलने पर या हंसने पर भी पाबंदी। वे बिना किसी आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। वे घर में कठपुतलियों की तरह थीं, जबकि खोखा बुढ़ापे की संतान होने के कारण जीवन के नियमों का अपवाद होने के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। उसकी हरकत पर सेन साहब का कहना है कि उसे तो इंजीनियर होना है, इसलिए वह अभी से कुछ न कुछ जानकारी लेना चाहता है। घर में लिंग भेद ऐसा ही था कि शरारती खोखे की प्रशंसा की जाती थी, किंतु तहजीब एवं तमीज़ की मूर्ति पुत्रियों की नहीं चर्चा की जाती थी। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं। पुत्र का आविर्भाव मतलब उत्पन्न तब हुआ था जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों के भी अपवाद था। अगर कोई सामान तोड़ दे तो उसे इंजीनियर बनता था, लेकिन बेटियों का खुलकर हंसने की भी इजाज़त नहीं थी। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी भावनाएं देखते और उन सब भावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा की व्यवस्था की? सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि वह आखिर बेटा था उनका। उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसी ही ट्रेनिंग दी जाती रही थी। वे उसे अपने ढंग से ट्रेन कर रहे थे। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे आकर उसके साथ ठोक पीट किया करे, ताकि उसकी उंगलियां अभी से ही औजारों में वाकिफ हो जाए।
अगला है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति महान साहित्यकार नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विष के दांत से उद्धृत है। इसमें लेखक ने सेन साहब की पुत्री की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। सेन दंपत्ति को 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली तथा आरती, सभी लड़कियां सभ्य तथा शिष्ट हैं। उन्हें अपने माता पिता से सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई हो अथवा नहीं, लेकिन क्या करनी है और क्या करना नहीं है उन्हें यह ऐसी तालीम दी गई थी कि लोग उसे देखते ही दंग रह जाते थे। वे शाम के वक्त दौड़ती खेलती लेकिन किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। इतना ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंसती भी नहीं। उनके होठों की मुस्कुराहट ऐसी होती कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी सीखने को व्यग्र हो जाएं। लेखक के कहने का भाव है कि लड़कियां इतनी शालीन हैं कि सेन दंपत्ति गौरवान्वित हैं। उनके यहाँ अपने आने जाने वाले लोग अपने बच्चों की शरारत पर खिंचा करते थे, तुम लोग फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो, और सेन की पुत्रियों की सज्जनता की प्रशंसा करते थे। अगला प्रश्न है खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, व्याख्या करें। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति संदर्भ महान आलोचक एवं साहित्यकार नलिनी विलोचन शर्मा विरचित कहानी विष के दांत से लिया गया है। इसमें लेखक ने सेन साहब की लिंग भेद संबंधी भेदभावपूर्ण नीति पर प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि सेन दंपति उनकी पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम बनाए हुए थे। उनकी शिक्षा भी भिन्न थी। लड़कियों की सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई थी। उनके लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। सेन दंपति अपने को अनुशासन प्रिय मानते हैं, किंतु बुढ़ापे में अंतिम पड़ाव पर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उनका सिद्धांत बदल गया, क्योंकि वह बेटा था। उनकी हरकत का प्रतिरोध के बदले समर्थन होने लगता था। लेखक ने सेन दंपति को दूषित मानसिकता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि दोषपूर्ण सामाजिक परंपरा तथा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता है, चाहे वह कुपुत्र ही क्यों न हो, जबकि सर्वगुण संपन्न लड़कियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पिता को बुढ़ापे के द्वार पहुंचने के समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ऐसे ही अगला है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सब प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश लेखक नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विष के दांत से लिया गया है। इसमें लेखक ने मदन के प्रति सेन दंपत्ति की दुर्भावनाओं का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि सेन साहब अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मदन अपनी माँ की कमजोरी के कारण बिगड़ गया है। गिरधर तो एक सख्त आदमी है, यदि वह इसी प्रकार उसके साथ सख्ती से पेश आता रहा तो मदन के आचरण अथवा हरकत में सुधार हो सकता है, क्योंकि मार के भय से ही आचरण में सुधार होता है, अर्थात बच्चे को अनुशासन में रखना आवश्यक होता है। यह नियम सिर्फ साधारण परिवार के बच्चे पर ही लागू होता है। सेन साहब जैसे परिवार के बच्चे पर यदि गलत भी लड़ते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, गलत भी करते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे धनवान बाप के बेटे होते हैं। तात्पर्य यह है कि धन के समक्ष सारे पाप छिप जाते हैं। इसलिए तो मदन के कारण चिक्कार पर उन्हें दया नहीं आती, बल्कि नींद भंग होने के कारण खींच होती है। सेन साहब अपनी निर्दयता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल खींच उधेड़ दूं, लेकिन अपना पुत्र मोटर गाड़ी की पिछली बत्ती का शीशा तोड़ देता था तो उसे उसकी नासमझी कहकर या मैकेनिक बनने की, इंजीनियर बनने की उम्मीद कहकर टाल देते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि बड़े लोग हृदयहीन होते हैं, उनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं। यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा एक समान होता है, उम्र का प्रभाव सब पर एक समान रहता है। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। सब प्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा इसके दांत से लिया गया है। इसमें लेखक ने खोखा के बाल स्वभाव का वर्णन किया है, लेकिन लेखक का कहना है कि बच्चों में मान सम्मान की भावना नहीं होती है, वे खेल प्रिय होते हैं। इसी खेल प्रिय के कारण खोखा उन आवारागर्द छोकरों के पास पहुंच जाता है जहां मदन के साथ अन्य बच्चे बंगले के अहाते की बगल वाली गली में धूल में लट्टू खेल रहे थे। उन आवारागर्द बच्चों को लट्टू नचाते देखकर खोखा भी खेलने के लिए ललच उठता है। आदत से लाचार
वह बड़े रोष के साथ मदन से लट्टू मांगता है, लेकिन एक दिन पूर्व उसके द्वारा अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया मदन लट्टू देने से इनकार कर देता है तथा उसे अपने पिता की गाड़ी के साथ खेलने के लिए कहता है। अतः यहाँ लेखक ने यह साबित करना चाहता है कि गरीब हो या अमीर, सारे बच्चे समान स्वभाव के होते हैं, इसलिए वह वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। इसका प्रमाण है कि हंस कौआ गरीब के बच्चे की जमात में बड़े बाप का बेटा खेलने के लिए ललक रहा था। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह के उत्तर दिए। सेन साहब और ड्राइंग रूम में बैठे उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि वह अपने पुत्र को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वह अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वहाँ बैठे पत्रकार महोदय से जब उनके बच्चे के विषय में उनका ख्याल पूछा गया, तब उन्होंने उत्तर दिया कि उनका पुत्र जेंटलमैन जरूर बने, और कुछ बने या ना बने उसका काम है, उससे पूरी तरह आज़ादी रहेगा। पत्रकार महोदय ने उन्हें शिष्टापूर्ण किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कहानीकार पर क्या कहना चाहता है? कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे एक किरानी का बेटा है, ड्राइवर भी उन्हीं के नौकर है। ड्राइवर अपने को कर्तव्यपरायण इंसान तथा जवाबदेह साबित करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है। क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? 10 पंक्तियों लिखें। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण गरीबी और अमीरी का भेदभाव था। मदन एक सामान्य किरानी का बेटा था और कासू सेन साहब की अर्थात उनके फैक्ट्री के मालिक थे, जहां उनके पिताजी काम करते थे। नाक का बाल है। कासू के कारण ही पिता ने मदन को मारा पीटा था। इसी कारण मदन कासू को अपने दल में न तो शामिल करना चाहता था और न ही मांगने पर लट्टू देता था। फलतः अमीरों में उबाल आ जाती है। कासू मदन को जैसे ही घूसा मारता है कि द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, अहाते के बाहर होने के कारण महल की हार होती है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फूट के कारण ही गरीबों पर अमीरों का वर्चस्व कायम है। यदि गरीब संगठित हो जाएं तो अमीरों द्वारा किया जाने वाला सारा शोषण स्वतः बंद हो जाएगा। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले ने उनकी मदद अपने के खिलाफ करते हैं। लेखक ने इस कथन से क्या उदाहरण दिया है? प्रस्तुत पंक्तियां विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक नलिन विचन शर्मा हैं। इन लेखक ने बाल स्वभाव का कड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। लेखक का कहना है कि महल तथा झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले ही विजयी होते हैं। झोपड़ी वाले अपनी मजबूरी अथवा गरीबी के कारण अपने लोगों का तिरस्कार कर आश्रयदाता की मदद करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ महल वालों से ही सिद्ध होता है। अर्थात गरीब व्यक्ति अपना आर्थिक विपन्नता के कारण अपने अन्यायी आश्रयदाता का गुणगान इसलिए करते हैं ताकि उनकी आजीविका कायम रहे, परंतु निर्बोध बच्चों को इतनी अकल कहाँ कि वे अपने माता पिता के आश्रयदाता के लड़के की मदद करें और वाहवाही लूटें। बच्चों तो निष्प्रिय एवं प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें जिससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अर्थात खेलने कूदने तथा मौज मस्ती मनाने में जो साथ देते हैं वे ही उनके प्रिय होते हैं। मदन अपने साथियों का दबंग नेता था। हर साथी उसके आदेश का पालन करता था। इसी कारण सेन साहब के पुत्र कासू तथा मदन के बीच हो रहे द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे। उनके साथी लेकिन कोई किसी भी तरह से मदद के लिए आगे नहीं आया। फलतः झोपड़ी वाले ही जीत हुई और महल वाले कासू की जान बचाकर भागना पड़ा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इन गरीब बच्चों की भांति स्वार्थ रहित होकर अपना काम करें तो महल वाले सदा पराजित होते रहेंगे। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? प्रस्तुत पंक्ति लेखक नलिन विचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसमें लेखक ने मदन के पिता गिरधर के हार्दिक उद्गार का यानी प्रेम का वर्णन किया है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी है। उसका बेटा मदन शरारती परंतु स्वाभिमानी है।
सेनपुत्र कासू महल के बगल वाली गली में लट्टू नचा रहे आवारागर्द बच्चों की जमात में शामिल होना चाहता है। वह मदन से लट्टू मांगता है। मदन लट्टू देने से इनकार कर देता है। कासू अपना अपमान समझ में उससे मार बैठता है। मदन भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ता है। इस द्वंद्व युद्ध में सेनपुत्र कासू के 2 दांत टूट जाते हैं। फलतः गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। इस बात से दुखी पिता अपने पुत्र को दंड देना चाहता है, किंतु पुत्र के साहसपूर्ण कार्य से उत्साहित उल्लास तथा गर्व के साथ कह उठता है कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल दिए जाने पर मुमकिन हो सकता है, अर्थात लोभ रहित होकर भी कोई अपने अपमान का बदला ले सकता है अथवा अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। तात्पर्य यह है कि विष के दांत टूट जाने के कारण ही उसका आत्मबल बढ़ गया कि उनसे मालिक की गलती या बयानी का प्रतिकार नहीं किया गया और पुत्र को दंड देता रहा। लेकिन आज वह स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता की घड़ी में उसका हृदय वात्सल्य से लबालब हो जाता है और पुत्र को प्यार से उठाते हुए कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब कहानीकार ने मध्यम वर्ग के भीतर उभर रही एक ऐसी श्रेणी के विषय में अपना विचार प्रकट किया है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेदपोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए रहते हैं। सेन साहब आत्मप्रशंसक, दिखावटी, शान प्रिय तथा भेदभावपूर्ण कुसंस्कार से ग्रसित व्यक्ति हैं। पुत्रियों के लिए इनका नियम अलग था, किंतु पुत्र के लिए कुछ और नियम बन जाता था। सुशील पुत्रियों को अनुशासन की बेड़ी में जकड़कर रखते हैं, जबकि शरारती पुत्र की हर गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं तथा अपने मित्रों के बीच उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। वे दोहरी प्रवृत्ति के निष्ठुर हृदय के व्यक्ति हैं। इसलिए खिरानी पुत्र की करुणा चिक्कार पर प्रसन्न होते हैं तथा कहते हैं, गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई से जारी रखा तो शायद ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड कहकर साबित कर देते हैं कि वह सिद्धांतहीन है व्यक्ति है। उनका पुत्र मोटर गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ देता है, तब मिस्टर सिंह गाड़ी के चक्के की हवा निकाल देता है, तब चुप्पी साध लेते हैं, मुस्कुराहट के साथ डांटते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब हीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। मदन प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र है। उसी के चारों ओर कहानी घूमती है तथा गति पाती है। यह कहानी में मदन को निकाल दिया जाए तो कहानी उद्देश्यहीन हो जाता है। मदन अपने वर्ग का नेता है। वह सामाजिक समानता का पोषक, निर्भीक तथा आत्मसम्मान प्रिय बालक है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का विरोध करता है तथा सेनपुत्र कासू को अपने दल में न तो शामिल करता है और न ही उसे लट्टू देता है, बल्कि उसे अबे भाग जा यहाँ से कहकर अपनी निर्भीकता तथा आत्मसम्मान का परिचय देता है तथा साथ ही कासू को घूंसा मारकर उसके 2 दांत तोड़ डालता है। इससे सिद्ध होता है कि मदन कुशल लीडर के साथ साथ आत्मसम्मान प्रिय साहसी था। कासू सेन दंपत्ति की नामीद बुढ़ापे का संतान, बुढ़ापे का पुत्र होने के कारण दुर्ललित अर्थात अति लाड़ प्यार के कारण बिगड़ा हुआ था। बनल बाप के बिगड़ेल बेटा, वह उद्दंड एवं शरारती है। 5 बहनों में छोटा है, फिर भी उन पर हाथ चला देता है। वह किसी की इज्जत नहीं करना जानता है। वह अनुशासनहीन और असभ्य है। उसकी शरारत मेहमान भी तंग हो जाते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मदन इस कहानी का नायक है। उसी के कारण 5 बहन उपेक्षित हैं। मदन दंडित होता है। गिरधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेन साहब को अपना नियम बदलना पड़ता है और दांत टूटते ही कहानी चरम पर पहुंच जाती है। गिरधर प्रस्तुत कहानी में गिरधर नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपना अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। वह आर्थिक मजबूरी के कारण सेन साहब के अन्याय का विरोध नहीं करता है, बल्कि अपनी मजबूरी की रक्षा के लिए अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। वह सहनशील, कर्मठ तथा दब्बू स्वभाव का है, परंतु जब मदन की हरकत से नौकरी छूट जाती है तब वह अपना हार्दिक आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है। तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा। इससे स्पष्ट होता है कि उसके हृदय में सेन साहब के विरुद्ध आक्रोश भरा था, लेकिन आजीविका के भय से वह चुप रहता था।
आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। मेरे विचार से कहानी का नायक सेन पुत्र कासू है, क्योंकि उसी के कारण पांचों बहन उपेक्षित है। मदन मार खाता है तथा पिता के महत्वाकांक्षा तथा सफ़ेदपोशी के पोल खोलता है और इसी कहानी अपने चरम की ओर बढ़ते चली जाती है। लेखक के अनुसार सेन साहब का पुत्र जन्म से कोई कुछ और थे, किंतु पुत्र का जन्म होते ही उनके नियमों के बदलाव कर देता है। पुत्र की शरारतों को हंसकर टाल देता है, क्योंकि वह नाउम्मीद बुढ़ापे का संतान। तात्पर्य यह है कि घर अथवा बाहर जो भी घटनाएं रहती है उसके पीछे कासू का ही हाथ होता है। सेन साहब के नियमों में परिवर्तन की बात हो या मदन के पिटाई अथवा गिरधर की नौकरी से छूटने की बात हो, सारी घटनाओं के मूल कासू ही हैं। अतः कहानी के आरंभ से अंत तक कासू छाया रहता है। उसी की शरारत के कारण कहानी में गतिशीलता आती है। उसके टूटे दांतों के कारण कहानी का नामकरण भी विष के दांत दिया गया है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानीकार कहानी का आरंभ से ही व्यंग से कहा है, जैसे सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने खड़ी है, काली चमचमाती हुई स्ट्रीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से कहानीकार ने सेन साहब की झूठी, शांत तथा महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को उजागर किया है। इसी प्रकार खोखा जीवन के नियमों के अपवाद था और यह भी अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों के अपवाद हो। कहानीकार का ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि सेन साहब को जीवन के अंतिम पड़ाव में पुत्र जन्म लिया था, जिस कारण पुत्र के प्रति विशेष मोह था। इससे अपना लिंग भेद भी प्रकट करते हैं, क्योंकि पुत्रियों के लिए घर के अलग नियम थे। सेन साहब की यह महत्वाकांक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट करने कहानीकार ने कहा है कि खोखा आखिर अपने बेटा ठहरा जो इंजीनियर हो तो नहीं है, होना ही है। मदन के संबंध में गिरधर को सलाह देते हुए सेन साहब कहते हैं कि स्पेयर द रॉड एक्ट स्पाइल द चाइल्ड। यहाँ कहानीकार ने सेन साहब की ओर कटाक्ष किया है, यह बात कहते हुए पुत्र कासू के साथ सही नहीं अपनाते। अतः कहानीकार ने महत्वाकांक्षी एवं सफ़ेदपोशी प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली प्रयोग किया है। सेन साहब की गाड़ी का रंग कैसा और किस मॉडल का था? सेन साहब की काला रंग चमाती हुई स्ट्रीमर इंड चमक ऐसी कि मानो मुंह देख लो। गाड़ी कितने रुपए में आए थे? नई मॉडल की गाड़ी 7,500 रुपये में आई थी। सेन साहब की पुत्रियों के नाम बताएं। सेन साहब की पुत्रियां नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब क्या काम करते थे और वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब बिजनेसमैन थे और अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे।